स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल sscupscpdf.com पे। आज है हमारी क्लास 20 जिसपे हम डिस्कस करेंगे, बात करेंगे प्रोग्रेसिव एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है और क्या मतलब है बाल केंद्रित शिक्षा का। इसमें बच्चों खास करके ध्यान देना, सिर्फ सीटेट या फिर कोई टेट लेवल ही नहीं, आपको पीआरटी लेवल पर भी इसमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो एनसीएफ है वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। आजकल जो हमारे मेथड्स अप्लाई जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए वो इसी पर बेस्ड है, इसलिए ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप सबके लिए, जो आपको सीटेट में भी पूछा जाएगा, एचटेट, आरटेट, कोई भी टेट हो और पीआरटी लेवल हो, हर जगह ये आपको 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो बड़े ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। जो नए बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं मैं उन्हें बता दूं कि इससे पहले हमारी जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस बच्चों ये हमारा फ्री कोर्स चल रहा है, उससे रिलेटेड भी जो वीडियो है उसका लिंक आपको नीचे अवेलेबल है, आप वहां से उसे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और चर्चा करते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में। सबसे पहले बच्चों हम इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके पीछे जाएंगे और देखेंगे कि पहले क्या चलता था और क्या हमें जरूरत पड़ी प्रोग्रेसिव और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे आने के लिए। तो सबसे पहले क्या होता था, पहले फॉलो होता था टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, यानी कि जहां पर शिक्षा का केंद्र अध्यापक होता था, यानी कि शिक्षक होता था। पहले क्या था कि टीचर हमेशा मेन फोकस होता था, टीचर डिसाइड करता था कि क्या बच्चे को पढ़ाना है, कैसे बच्चा सीखेगा। वहां पर बच्चे को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, बच्चे क्या थे एक तरफ बैठ के पढ़ते रहते थे और जो टीचर है वो सिर्फ बोर्ड पर पढ़ाता रहता था। और क्या माना जाता था कि जो बच्चे हैं वो खाली बर्तन होते हैं, खाली बर्तन यानी कि एम्प्टी वेसल्स होते हैं, जिनके अंदर कोई भी नॉलेज, कोई भी ज्ञान नहीं होता। और जो टीचर होता है वो एक नॉलेज से भरा हुआ पूरा बर्तन कह लो, पूरा वेसल है, जो अपना नॉलेज दूसरे बच्चों को देता है, ज्ञान अर्जित करता है। तो पहले ये जो है फिलॉसफी चलती थी सबके माइंड में, और इस फिलॉसफी को नाम दिया गया बच्चों टैबुला रासा, या फिर आप टैबुला रासा भी बोल सकते हैं। टैबुला रासा का क्या मतलब है कि जो बच्चे हैं, जो चिल्ड्रन है वो क्या होते हैं, एम्प्टी माइंड होते हैं, उनके माइंड में कुछ नहीं होता। यानी कि सपोज मान लीजिए ये अगर उनका दिमाग है तो उनका दिमाग बिल्कुल खाली है, दिमाग में कुछ नहीं है। जो भी नॉलेज उनके दिमाग में भरी जाएगी वो टीचर अपने वेसल में से भरेगा, क्योंकि जो टीचर का दिमाग है वो पूरा नॉलेज से भरा हुआ है। तो टैबुला रासा का मतलब है, आपको क्लियर हो गया होगा, एम्प्टी माइंड। अब बच्चों इस टर्म को किसने दिया था, तो जॉन लॉके थे जिन्होंने टैबुला रासा टर्म का इजाद किया था, क्योंकि एग्जाम में टैबुला रासा के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि क्या है इसका मतलब, या फिर कौन है वो साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने इस टर्म को दिया था। तो जो जॉन लॉके थे उनका मानना यही था कि बच्चों का दिमाग एकदम खाली है, आप उन्हें जो चीजें सिखाएंगे वो ही सीखेंगे। अब इन्होंने ये चीज मानी। तो यहाँ से मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो थ्योरी है, जो मतलब टैबुला रासा की जो बात है, ये बिहेवियरिज्म के अंडर आती है, क्योंकि जो बिहेवियरिज्म वाले थे वो भी क्या मानते थे कि बच्चे जो हैं कुछ नहीं आता होता उन्हें, हम उन्हें जैसा भी स्टिमुलस देंगे, जैसा हम उन्हें सिखाना चाहते हैं बच्चे वैसे ही बन जाएंगे। अब आपको याद हो तो मैंने आपको वॉटसन के बारे में पढ़ाया था एक्सपेरिमेंट में। तो वॉटसन ने क्या बोला था कि आप मुझे जो है 1 दर्जन बच्चे दे दीजिए, मतलब कि नवजात जो अभी अभी पैदा हुए हैं, आप जो चाहेंगे मैं उन बच्चों को वो बना दूंगा। आप चाहते हैं डॉक्टर बनाऊं तो मैं डॉक्टर बना दूंगा, आप चाहते हैं लॉयर बनाऊं, आप चाहते हैं टीचर बनाऊं, जो चाहेंगे वो मैं उन्हें बना दूंगा, क्योंकि फिलहाल जो बच्चों का दिमाग है वो बिल्कुल खाली है। जिस तरीके की नॉलेज मैं उनके माइंड में डालना चाहूंगा बच्चा वैसा ही सीखेगा। तो पहले क्या था, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन चलती थी, यानी कि केंद्र होता था हर चीज का टीचर। लेकिन आगे चल के इसमें बहुत कमियां निकली, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट थे,
फिलोसफर थे जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया और उन्होंने कहा कि ये एक बेहतर तरीका नहीं है बच्चों को सिखाने का। बच्चों को इससे भी बेहतर तरीके से सिखाया जा सकता है। और वो तरीका क्या होगा? वो तरीका होगा बच्चों जहां पर शिक्षा का केंद्र बिंदु यानी कि जो सेंटर है वो बच्चा होगा। जब चाइल्ड को फोकस करके पढ़ाया जाएगा उसी टाइम चाइल्ड की जो एजुकेशन है, जो लर्निंग है, वो सबसे बेस्ट होगी। अब पहले क्या था, मैंने आपको क्या बताया कि टीचर डायरेक्टेड में क्या था, बच्चे एक जगह बैठे हुए हैं क्लास में या फिर खड़े हैं बैठे हैं और टीचर उधर से बोले जा रहा है और इन्फॉर्मेशन सबको पास ऑन किए जा रहा है। अब बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, बस बच्चे तो बैठ के सुन रहे हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन इतना क्लियर नहीं है कि हमें जो है जो चीज बता रहे हैं क्या वो बच्चों को समझ आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। अब एक तरफ तो थी ये अप्रोच, लेकिन जब आई चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच यानी कि लर्नर डायरेक्टेड अप्रोच, तो वहां क्या हुआ, बच्चों को ग्रुप में रखा गया और टीचर जो है एक जगह बीच में रहता था, यानी कि टीचर एज अ फैसिलिटेटर काम करता था। इस टर्म के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है। फैसिलिटेटर यानी कि सहायक के रूप में टीचर जो है कार्य करता है, कि वो बच्चों के बीच में है। जब भी बच्चों को जरूरत पड़ेगी तो वो बच्चों को गाइड कर सके, मोटिवेट कर सके, यानी कि जो केंद्र बिंदु है अब वो टीचर से हटके लर्नर के ऊपर यानी कि चाइल्ड के ऊपर चली गई, कि सारी जो भी हमारी शिक्षण विधि है वो बच्चे के हिसाब से ही डेवलप होगी, किस विधि से बच्चा बेहतर तरीके से सीख सकेगा। यही कॉन्सेप्ट है बच्चों चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का। हमारा जो एनसीएफ है, जब मैं आपको एनसीएफ के बारे में पढ़ाऊंगी तो मैं और डिटेल में इसके बारे में आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि जो हमारा एनसीएफ है बच्चों वो भी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे ही बेस्ड है, कि हमें जो है केंद्र बिंदु हमेशा बच्चों को रखना है। अब बात करेंगे सिद्धांत की, कि कौन से सिद्धांत हैं जिनके ऊपर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन वर्क करता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि हमें बच्चे की प्रॉब्लम को समझना है, यानी कि अंडरस्टैंड द चाइल्ड्स प्रॉब्लम। हमें सिर्फ अपना पढ़ाने का काम नहीं करना है, हमें बच्चे की जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, उन्हें समझना है और उनके ऊपर काम करना है। यानी कि यहाँ पर हमें डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन भी देना है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है, कि हर बच्चा जो है वो अलग अलग होता है, हर बच्चे की समस्याएं अलग है, हर बच्चे का सोचने का मानसिक लेवल अलग है, तो हमें उनके हिसाब से अलग अलग तरीके से काम करना है। यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है। अगर फिर भी कोई डाउट हो मन में तो पूछ लेना। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे आपके लिए इवैल्यूएशन एंड टेस्ट। अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के तहत ये माना जाता है कि आप टेस्ट के जरिए जो है ये चीज नहीं नाप सकते कि कौन सा बच्चा ज्यादा होशियार है और कौन सा बच्चा थोड़ा कम है, मतलब कि प्रोग्रेस जिसकी धीरे हो रही है। यानी कि इंटेलिजेंस को मापने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका टेस्ट नहीं है, उनके अलावा भी और तरीकों से बच्चों की परफॉर्मेंस को मापा जा सकता है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं इवैल्यूएशन की, तो अभी हमारे जो शिक्षा का जो है एनसीएफ जो है उसके तहत किसके थ्रू हमें बच्चों को मापने के लिए बोला है, हमें बोला है सीसीई के थ्रू, यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसमें क्या है, कंटिन्यूसली हम बार बार पे, चरण चरण पे, टाइम पे जो है बच्चे की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। चाहे आप उसे बोल लीजिए टेस्ट के थ्रू, चाहे बोल लीजिए एक्टिविटीज के थ्रू, चाहे बोल लीजिए प्रोजेक्ट्स के थ्रू। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक पेन पेपर टेस्ट को अकेला मापने का जो है दंडक नहीं रखा गया है, और भी तरीकों से बच्चों के परफॉर्मेंस को चेक किया जा सकता है। इसके बाद बात करेंगे सिलेबस के बारे में कि हमारा सिलेबस कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बोलता है कि जो हमारा सिलेबस है वो कभी भी फिक्स्ड नहीं होना चाहिए, कि एक बार जो सिलेबस बन गया हमेशा वो ही चलता रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या, कि फिक्स्ड सिलेबस नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जैसे जैसे बच्चों की ज़रूरतें बढ़ेंगी, जैसे जैसे हमारा जो है टाइम पीरियड, हमारा एनवायरनमेंट चेंज होगा, उसी के हिसाब से हमारे सिलेबस में भी चेंजेस यानी कि हमारे पाठ्यक्रम में भी बदलाव आने चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या होगा, कि हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक्स नहीं होना चाहिए।
यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्कोलास्टिक एक्टिविटीज नहीं होना चाहिए, को स्कोलास्टिक एक्टिविटीज को भी इंक्लूड करना चाहिए। अब क्या होती है स्कोलास्टिक और क्या होती है को स्कोलास्टिक? स्कोलास्टिक में बच्चों एक्टिविटीज आती हैं कि जो एक्टिविटीज पढ़ाई से रिलेटेड होती है, जो भी हम चीजें बुक, पेपर, पेन, टेस्ट जो भी होती है वो सारी आती हैं स्कोलास्टिक के अंदर। और को स्कोलास्टिक के अंदर यानी कि करिकुलर जो एक्टिविटीज होती हैं उनके अंदर आते हैं जो हमारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होगी, गेम्स हो गया, म्यूजिक हो गया, आर्ट एंड एजुकेशन हो गया, ये सारी आती हैं को स्कोलास्टिक के अंदर। तो हमें अपना सिलेबस उस तरीके से प्लान करना है कि उसमें इन दोनों तरीके के एक्टिविटीज, इन दोनों तरीकों की एजुकेशन का जिक्र हो। अगला पॉइंट है यहाँ पर समझने के लिए डिसिप्लिन। यहाँ से मतलब निकलता है कि अगर किसी बच्चे के अंदर आप देखते हैं कि वो डिसिप्लिन नहीं है, वो थोड़ा सा शैतान है, तो आपको सीधा उसे डांटना नहीं है। आपको पहले उसे समझना है कि क्या कारण है इसके पीछे कि वो डिसिप्लिन में नहीं रह पा रहा है, और इसके बाद आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज प्लान करनी है ताकि आप उस बच्चे को डिसिप्लिन बना सके। यानी कि डांटना नहीं है, स्ट्रिक्ट नहीं होना, उसके पीछे के कारण को जानना है। नेक्स्ट है आपके लिए डी एम्फसाइज टेक्स्ट बुक्स। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बोलता है कि आपको टेक्स्ट बुक्स की जो है अहमता को थोड़ा कम करना है, उसकी इम्पोर्टेंस को थोड़ा कम करना है। जैसे कि अभी मैंने आपको क्या बताया कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी इन्वॉल्व करना है। हर चीज बुक से पढ़ के नहीं सीखी जा सकती। कई बार गेम्स खेलने से बच्चे का माइंड डेवलप होता है, म्यूजिक करने से बच्चे का माइंड डेवलप होता है, उसकी फिजिकल एबिलिटीज डेवलप होती है। यानी कि टेक्स्ट बुक के रोल को थोड़ा सा कम करना है और बाकी एक्टिविटीज के रोल को हमें थोड़ा सा इंक्रीज करना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि हमें बच्चे को पढ़ाने के लिए अलग अलग मेथड का यूज करना है। अब कैसे मेथड? यानी कि सिर्फ और सिर्फ रोट लर्निंग नहीं करवानी कि हमने पढ़ा दिया चलो तुम रट्टा मार लेना, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी बच्चे को डिस्कवरी मेथड के थ्रू सिखाओ, कभी बच्चे को प्ले वे मेथड के थ्रू सिखाओ, कभी बच्चे को एक्सपीरियंस करके सिखाओ, कभी बच्चों को गेम्स के थ्रू सिखाओ। यानी कि अलग अलग मेथड का आपको यूज करना है। सिर्फ और सिर्फ वन मेथड का यूज करोगे तो बच्चों की डेवलपमेंट इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। आपको विभिन्न प्रकार के मेथड यानी कि शिक्षण विधियों का यूज करना है अपनी कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के लिए। ये तो थे आपके प्रिंसिपल्स की चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कौन से प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। अब बात करेंगे दूसरे पक्ष की। आज हम बात कर रहे थे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में। अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से ही प्रोग्रेसिव एजुकेशन निकल के आया है, यानी कि प्रगतिशील शिक्षा। अब समझेंगे कि ये क्या है, इस टर्म को किसने दिया और इसके अंदर क्या क्या जरूरी कॉन्सेप्ट आते हैं। सबसे पहले बच्चों इसका मतलब समझना आपको जरूरी है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन यानी कि प्रगतिशील शिक्षा का मतलब होता है खुद करके सीखना, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। जब बच्चा खुद किसी एक्टिविटी को करके सीखता है तो वो चीज आती है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर। यानी कि आप बोल सकते हैं इसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी आता है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मतलब कि जब बच्चा खुद अपने हाथों से किसी चीज को महसूस करता है, एक्सपीरियंस करता है, इसलिए इसका एक और नाम एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी कहा गया है। तो अगर आपको प्रोग्रेसिव एजुकेशन की जगह एक्सपीरियंशियल लर्निंग देखने के लिए मिलता है तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पर बात इसी चीज की हो रही है कि कब बच्चा खुद से करके सीखता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं प्रोग्रेसिव एजुकेशन की तो बच्चा आपको याद रखना है कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो है वो प्रैग्मेटिज्म के अंडर आता है। आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगी आइडियलिज्म क्या होता है, ह्यूमैनिज्म क्या होता है, रियलिज्म क्या होता है। बस आपको यहाँ पर फिलहाल एक चीज याद रखनी है कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो प्रैग्मेटिज्म का पार्ट है, यानी कि जब क्रिया को खुद करके सीखा जाए तो वो कहलाता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अब किसने प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में हमें इंट्रोड्यूस कराया? तो बच्चों वो पर्सन थे जॉन डुए। जॉन डुए ही हैं जिन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन से रिलेटेड हमारे कॉन्सेप्ट को बताया।
अब ये कैसे हुआ, इन्होंने क्या किया बच्चों, एक लैब खोली जहां पर इन्होंने कुछ बच्चों को अपने साथ रखा। उन्हें जो है एकदम वो क्लियर बच्चे थे, उन्हें कुछ नहीं आता था, बस उन्होंने रखा और एक्टिविटीज कराई अलग अलग। अब उन्होंने वहां पर ये चीज नोटिस करी कि मैं बच्चों को अगर खुद कुछ बोल के बस बताया जा रहा हूँ तो बच्चों की लर्निंग उतनी बेहतर नहीं हो पा रही। अगर मैं बच्चों को कुछ एक्टिविटीज करने के लिए दे देता हूँ कि अगर बच्चे खुद करके कुछ सीखते हैं तो वहां पर जो बच्चों का लर्निंग है, अध्ययन है, वो और ज्यादा बेहतर तरीके से हो रहा है। तो इसलिए इन्होंने उस चीज को नाम दिया प्रोग्रेसिव एजुकेशन, कि बच्चा जो है वो करने से सीखता है। अब हम बात करेंगे कि एस्पेक्ट्स क्या है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के, कौन से पहलुओं पे प्रोग्रेसिव एजुकेशन काम करता है। सबसे पहले बात करेंगे स्कूल के बारे में कि स्कूल कैसा होना चाहिए। तो बच्चों स्कूल में क्या है, स्कूल में एक्टिविटीज उसी हिसाब से प्लान होनी चाहिए, जैसे मैं आपको हर बार बताती हूँ कि बच्चों के हिसाब से प्लान करनी है हमें। सबसे पहली बात जो यहाँ डिस्कस करेंगे टाइम टेबल के बारे में, कि जो टाइम टेबल है हमारा वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि जब हमें लगे कि हमें उसे चेंज करना है बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग, तो जब उसे हम चेंज कर सके। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सिलेबस होता है वो भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि एकदम ये नहीं कि एक बार जो सिलेबस रिजिड बन गया वो ही रहेगा, नहीं, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग उसके अंदर चेंजेस होने चाहिए। तीसरा है सीटिंग अरेंजमेंट। हम क्या करते हैं कि अच्छा ये बच्चा वहां बैठेगा, ये वहां बैठेगा, तुम रोल नंबर वाइज बैठोगे, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। टाइम टाइम पे चीजें चेंज होनी चाहिए। अभी चलो 1 रोल नंबर यहाँ बैठ रहा है, अगले बार से आप अल्फाबेट के हिसाब से बैठेंगे, उससे अगली बार से आप जो है अपने जो है टेस्ट के रोल नंबर्स के हिसाब से बैठेंगे। मतलब कि सीटिंग अरेंजमेंट को हमें चेंज करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। तो यानी कि स्कूल में जो है फ्लेक्सिबल सिस्टम को हमें अपनाना चाहिए बजाय कि रिजिड सिस्टम के। इसके बाद करिकुलम कैसा होना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको इससे पहले भी एक्सप्लेन किया, करिकुलम भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए, सिलेबस फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हमें करिकुलम के अंदर स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक दोनों तरीके की एक्टिविटीज को इंक्लूड करना है, ताकि बच्चे की जो लर्निंग है वो और बेहतर तरीके से हो पाए। इसके बाद मेथड्स कैसे होने चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकी हूँ कि एक ही मेथड को यूज नहीं करना है, अलग अलग मेथड से सिखाना है। कभी एक्सपेरिमेंट के थ्रू सिखाना है, कभी प्ले के थ्रू सिखाना है, कभी डिस्कवरी लर्निंग के थ्रू सिखाना है। तो यानी कि अलग अलग मेथड का हमें यूज करना है। इसके बाद है सोशल प्रोग्रेस। इसमें क्या आएगा कि बच्चों को हमें मिलजुल के काम करना भी सिखाना है। तो क्या होगा, जब बच्चे एक्टिविटीज करेंगे तो मिलजुल के करेंगे। अब जब एक साथ कोई काम करेगा तो उनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ेगा, वो सोशली एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, तो वहां पर क्या होगा, बच्चे की जो है मॉरल वैल्यूज डेवलप होंगे, बच्चों के अंदर सोशल प्रोग्रेस होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा उनका। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, कि बच्चों को जो है हम सोशली भी डेवलप कर सकते हैं। अब बच्चों इन्होंने जो है एक बात और बोली थी कि आपको अगर किसी भी बच्चे को पढ़ाना है तो उसे मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी बच्चे को मोटिवेट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं एक टाइम पे उसका लेवल थोड़ा डाउन हो जाएगा और उसके जो है लर्निंग की स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। अब आप क्या देखते हैं, हमें जो है एक आदत है कि हम आपको रेगुलर अपडेट करते हैं, रेगुलर मोटिवेट करते हैं। जिसने क्लास नहीं देखी देख लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये देख लेना। हम बार बार आपको मोटिवेट कर रहे हैं ताकि अगर कहीं भी थोड़ी सी भी ढील आपकी तरफ से आए तो हमारा मोटिवेशन आपके लिए वहां पे काम करे और आपकी लर्निंग जो है एक कंटिन्यूस स्पीड से चलती रहे। अब कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं हम प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में कि इसके तहत हमें और क्या चीजें जानने को मिलती हैं। अब प्रोग्रेसिव एजुकेशन में ये और बोला गया कि हमें बच्चों के अंदर कोई भी भेदभाव यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। यानी कि अगर हम मेरी क्लास में जो है कुछ इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मतलब कि जिनका आईक्यू लेवल बहुत हाई है बाकी बच्चों के हिसाब से, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के हिसाब से नहीं पढ़ाना है। मुझे हर बच्चे को अपनी जो है लेक्चर में अपने मेथड्स में इंक्लूड करना है, हर बच्चे के हिसाब से पढ़ाना है, यानी कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।
इसके बाद है डेवलप डेमोक्रेटिक वैल्यूज। बच्चों के अंदर ऐसी वैल्यूज का आप निर्माण करेंगे जिनसे अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज उनके अंदर आए, यानी कि बच्चे के अंदर जो है मिलजुल के काम करने की भावना है, ना कि हमेशा कि मैं लीडर हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं लीडर हूँ। नहीं, हर किसी के पक्ष का सम्मान करना चाहिए, हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ये भाई मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि एक्सपीरियंस करने से बच्चा जब खुद चीजों को अनुभव करेगा तो और ज्यादा बेहतर तरीके से वो सीखेगा। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि जब बच्चे मिलजुल के काम करते हैं तो वे एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी करते हैं, और जब कोऑपरेट करेंगे तो उनके अंदर कोऑपरेटिव लर्निंग जो है डेवलप होगी। नेक्स्ट है टीचर एज अ फैसिलिटेटर, यानी कि टीचर एक सहायक है, एक सुविधा के रूप में है। मैं आपको हर क्लास में जो है ये चीज जरूर बताती हूँ कि टीचर जो है सिर्फ गाइड करने का काम करता है, ना कि डिक्टेट करने का। इसके बाद हमें बच्चों के अंदर जो है रोट लर्निंग यानी रट्टा मारने की जो विधि है उसको डिस्करेज करना है, उसको प्रमोट नहीं करना है। अगर बच्चे उस थ्योरी पे चलते रहेंगे तो उनका डेवलपमेंट इतना बेहतर तरीके से नहीं हो पाएगा, उनकी लर्निंग कहीं ना कहीं इस चीज में इफेक्ट करेगी। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट मन में तो पूछ लेना। अब हम जो है दो थ्योरीज के बारे में बात करेंगे। पहले बात करेंगे कंस्ट्रक्टिविस्ट के बारे में, यानी कि जहां पर बच्चा खुद नॉलेज का निर्माण करे, जहां पर खुद नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे, वो आती है कंस्ट्रक्टिविस्ट के अंदर। अब ये भी जो है टीचर डायरेक्टेड नहीं होती, इसका सेंटर भी हमेशा चाइल्ड होता है। अब इसमें क्या होता है कि हमने बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट सिखाया तो बच्चा सीधा सीधा उस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में नहीं डाल लेगा। पहले वो सोचेगा कि मैंने पास्ट में कुछ ऐसी चीजें सीखी हैं। अगर पास्ट में कुछ ऐसा सीखा होगा तो वो अपनी प्रेजेंट नॉलेज को पास्ट नॉलेज से जो है रिलेट करेगा और अपनी नई नॉलेज का निर्माण करेगा, यानी कि कंस्ट्रक्ट करेगा। आपस में एक दूसरे से भी बात करेंगे, फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे, यानी कि सीधा सीधा मतलब है जहां पर बच्चा अपनी नॉलेज का खुद निर्माण करे वो आती है कंस्ट्रक्टिविस्ट के अंदर। ये भी हमारे एजुकेशन के आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, क्योंकि जो हमारा एनसीएफ है इसमें इसके बारे में भी बहुत बड़ा जिक्र है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए। पहला तो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, दूसरा कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस्ड होना चाहिए, यानी कि जहां पर बच्चों को खुद अपनी नॉलेज को निर्माण करने का मौका मिले वैसे हमें व्यवस्था करनी चाहिए। इसके बाद दूसरा है बच्चा मॉन्टेसरी थ्योरी। अब मॉन्टेसरी थ्योरी को किसने दिया था? डॉक्टर मॉन्टेसरी ही था उनका नाम, वो एक लेडी थी, उन्होंने जो है इस थ्योरी को दिया। अब उन्होंने क्या किया, एक स्कूल बनाया जिसमें उन्होंने कुछ बच्चों को रखा और वहां पर वो उन्हें नॉर्मल एक्टिविटीज खुद करने देती थी, मतलब साइड में खुद खड़े होके वो देखती थी बच्चा किस तरीके से कर रहा है, बजाय कि बोर्ड पे लग गए भाई चलो पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, ये उन्होंने नहीं किया। वो साइड में खड़ी रह के बच्चों को सिर्फ गाइड करती थी और देखती थी बच्चे जब खुद कर रहे हैं तो वो और ज्यादा बेहतर तरीके से कर रहे हैं। तो उस टाइम क्या है, उनकी इनोवेशन करते थे, वो अलग अलग डिस्कवरी करते थे और उस डिस्कवरी के थ्रू उनकी लर्निंग और ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाती थी। अब इसके अंदर उसे जो है बच्चों को आर्ट्स भी सिखाया गया, यानी कि जो कला वाली क्रिएटिव चीजें थी उन्होंने वो भी सिखाई, बच्चों को गेम्स भी सिखाया, जिससे बच्चों को जो है करके सीखने में और ज्यादा सहायता मिली। अब जब बच्चे एक्टिविटीज करते हैं तो क्या होता है, वो सोशली इंटरेक्ट करते हैं, मैंने आपको बताया, तो उनका सोशल डेवलपमेंट भी और ज्यादा बेहतरी से होता है। इसके बाद ये चीज भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं कि क्या होता है, एक्सपीरियंस करके बच्चे की लर्निंग और ज्यादा बेहतर होती है। दूसरा कॉम्प्रिहेंसिव एकेडमिक होना चाहिए, यानी कि जहां पर बच्चों के लिए स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक दोनों तरीके की एक्टिविटीज हो, वहां पर बच्चे की लर्निंग और ज्यादा बेहतर होती है। तो यहाँ पे आपको मॉन्टेसरी और कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ तक आज का जितना भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा है, सो आपको एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं देखने को मिलेगा, इतना आपके लिए सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है इस टॉपिक के लिए एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। तो चलिए अब टाइम है प्रैक्टिस का, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सिर्फ हम परफेक्ट नहीं बनते, परफेक्ट प्रैक्टिस से एक इंसान परफेक्ट बनता है। तो हमारी कोशिश यही है हमेशा से कि हम आपको परफेक्ट प्रैक्टिस कराएं ताकि आपका एग्जाम जो है गारंटेड क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन आंसर राउंड।
तो चलिए पहला सवाल है आज आपके लिए कि आप टीचिंग से यानी कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने से जो है अपना एम्फेसिस लर्निंग के ऊपर कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि खाली पढ़ाने को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है, लर्निंग पे कैसे उसे शिफ्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है आपके लिए कि आप बच्चों को रोट लर्निंग यानी कि रट्टा मारने के लिए उन्हें प्रमोट करें, मोटिवेट करें। अगला ऑप्शन है आपके लिए कि आप फ्रंटल टीचिंग का यूज करें। फ्रंटल टीचिंग का मतलब है सामने खड़े होकर बच्चों को पढ़ाने का यूज करें। ऑप्शन सी है आपके लिए कि आप चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोजी का यूज करें, यानी कि जहां पर बच्चों को केंद्र माना जाए उसका यूज करें। और ऑप्शन डी है कि आप ज्यादा से ज्यादा उनका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराएं, यानी कि उनके टेस्ट ज्यादा से ज्यादा ले, तब उनका लर्निंग पे फोकस ज्यादा बढ़ पाएगा। ठीक है, आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए क्या है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के अंदर क्या आता है ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए है आपके लिए कि बच्चा ऐसी एक्टिविटीज करता है जिसके अंदर प्ले नहीं होता है। ऑप्शन बी है आपके लिए कि बच्चा एक कॉर्नर में बैठ के सीखता है। ऑप्शन सी है आपके लिए कि बच्चा हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करता है। और ऑप्शन डी है आपके लिए कि बच्चा रोट लर्निंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चे को आप नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कैसे हेल्प करेंगे। जब आप टीचर्स बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे कि बच्चा अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट कर सके। ऑप्शन ए है आप देखेंगे बच्चे के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, यानी स्कोर अच्छा आ रहा है उसका टेस्ट में, या फिर आप ज्यादा से ज्यादा उसके टेस्ट लेंगे। ऑप्शन सी है कि आप उन्हें बोलेंगे कि वो एक्टिव पार्टिसिपेशन करे जितनी भी आप एक्टिविटीज करा रहे हैं उनमें। या फिर ऑप्शन डी है आपके लिए कि आप बच्चे को बोलेंगे कि खुद से आप एक्टिविटीज को कर लो। ठीक है, सही आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए बच्चों, आज के लिए आपके यही 3 क्वेश्चन है जिनका आपको आंसर करना है। मुझे इन्हीं क्वेश्चन से आइडिया हो जाएगा कि कितना आपको चीजें क्लियर हो गई हैं और कितने आपकी नॉलेज में गैप रह गया है। तो चलिए बच्चों, अब मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो यार लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, और अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड काइंडली कमेंट किया आपको वीडियो हमारी कैसी लगी, हमारा सेशन कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।